न्यूक्लियर हमले की नाम सुनते ही जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। 1945 के उस हमले में करीब इन दोनों शहरों में लाखों लोगों की मौत हो गई थी, जो कि अमेरिका और उसके एलाई कंट्री ने किया था। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी हमला अमेरिका और उसकी एलाई कंट्री ने क्यों किया था और इसके पीछे की वजह क्या थी? तो दोस्तों, आज हम इसे इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। साल 1945 में पैसिफिक वॉर जापान, उसकी एलाई कंट्री और ऑपोजिशन के बीच हो रही थी। यहाँ पर युद्ध एक्सिस पावर और एलाई पावर के बीच हो रही थी, जहाँ पर एक्सिस पावर पर जापान, जर्मनी, इटली, हंगरी और रोमानिया जैसे देश मौजूद था और एलाई पावर में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील और कई देश मौजूद था। जब एक्सिस पावर एलाई पावर को काउंटर करने के लिए अपनी ताकत की पूरी इस्तेमाल कर रही थी, तभी 30 अप्रैल 1945 को एक्सिस पावर की मेन सपोर्टर हिटलर की मौत हो गई। हिटलर के अचानक मौत से हिटलर द्वारा बनाई गई नाजी आर्मी बिखरने लगी थी और इसी वजह से एक्सिस पावर की ताकत में कमी महसूस होने लगी और इसी के चलते एक्सिस पावर एलाई पावर के सामने कमजोर पड़ने लगी। इसी के वजह से एक्सिस पावर और एलाई पावर दोनों की तरफ से ही बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी और इसीलिए एलाई पावर की मेंबर्स इस वर्ल्ड वॉर 2 को तुरंत खत्म करना चाहते थे। लेकिन एक्सिस पावर की ताकत कमजोर होने के बावजूद भी जापान के राजा हिरोहितो अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए एलाई पावर ने इसी को देखते हुए ऑपरेशन डाउनफॉल नाम से एक ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसके तहत जापान और उसके आइलैंड पर इन्वेड करने का प्लान था और इसमें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल करने की ऑर्डर दिया गया था। और इसी के तहत अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन बॉम्बर B-29 को उतारा, जिससे अमेरिका के विभिन्न हवाई अड्डे से जापानीज मेन सिटीज को टारगेट बनाया गया। लेकिन कुछ मैकेनिकल डिफिकल्टीज की वजह से ये प्लान फेल्ड हो गया और इसके बाद अमेरिका जापान को इन्वेड करने के लिए इससे भी बढ़िया प्लान बनाने लगे। इसी के कुछ साल पहले ही साइंटिस्टों को न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के बारे में पता लगा था और इसी प्रोसेस को काम पे लेते हुए अमेरिकन साइंटिस्ट एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप करने के पीछे लगे हुए थे और इसी प्रोग्राम के चलते लिटिल बॉय और फैटमैन नाम से दो एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप किया गया, जबकि लिटिल बॉय अपने फिजन के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करती थी और इसीलिए कम एफिशिएंट था और दूसरी तरफ फैटमैन में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एफिशिएंट था। और इसके बाद 6 अगस्त को पहले एटॉमिक बॉम्ब के लिए हिरोशिमा को टारगेट बनाया गया, जो कि उस समय एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था और ज्यादातर मिलिट्री का सामान यहीं पर बनता था। इसके बाद यूएस एयरफोर्स के 7 एयरक्राफ्ट उड़ान भरती है। जापान में पहुंचने के बाद ये एयरक्राफ्ट बहुत ही नीचे से उड़ान भर रही थी, जिससे जापानीज रेडार इनको डिटेक्ट ना कर पाए। लेकिन फिर भी जापानीज रेडार ने उन प्लेनों को डिटेक्ट कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यूएस प्लेन जापान में टारगेट के बहुत पास पहुंच चुकी थी और उनको तब रोकना लगभग नामुमकिन था। और करीब 8:15 पर 64 किलो यूरेनियम 235 से लैस लिटिल बॉय को हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया गया। हवा से जमीन तक पहुंचने के लिए केवल 44.4 सेकंड का समय लगा। हर जमीन पे पहुंचते ही ये बॉम्ब 1 माइल की इलाका को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और करीब 4.4 स्क्वायर किलोमीटर की इलाका आग की लपटों से घिरा रहा और विमान तब तक 10 माइल से भी ज्यादा दूर जा चुके थे और क्रू मेंबर को भीषण फायर बल जमीन से ऊपर की तरफ दिख रहा था और इसी ब्लास्ट से जमीन में करीब 70 से 80 हजार लोगों की तुरंत मौत हो गई और करीब और 70,000 लोग इससे घायल हुए और इस पहले ब्लास्ट से ही टोटल पॉपुलेशन के करीब 30% की मौत हो चुकी थी। और ये धमाका इतना तेज था कि हिरोशिमा में 60% बिल्डिंग नष्ट हो चुकी थी और इस धमाके के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने एक ऑडियो जारी किया। The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima. और इसकी खबर पूरी दुनिया को दी और इसके बाद 9 अगस्त को प्लान के मुताबिक फैटमैन को जापान के सिटी कोकुरा पर गिराया जाने वाला था
बॉम्ब गिराने के बाद कोकुरा से लौटने के लिए पर्याप्त परिमाण फ्यूल ना होने की वजह से और कोकुरा के आसमान क्लियर ना रहने की वजह से सेकेंड टारगेट यानी नागासाकी को चूज किया गया और करीब 11:01 पर फैटमैन को नागासाकी के एक टेनिस कोर्ट के ऊपर गिरा दिया गया और सेकेंड धमाके के ब्लास्ट से ही करीब 35,000 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ करीब 60,000 लोग इस धमाके से घायल हुए। और इन दोनों धमाकों के बाद 19 अगस्त को जापान के और एक शहर पर बम गिराने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही 12 अगस्त को जापान के राजा अपने आप को सरेंडर कर चुके थे। दोस्तों, इस घटना को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उस जगह के लोगों को अभी भी शारीरिक समस्या को सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले दिन एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।